अगर कल वाला हम देखेंगे टॉपिक तो लास्ट में था ना आर की वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी। तो बेटा ऐसे दो वैल्यूज हमने फाइंड करके शायद पढ़ी थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते बेटा उसी के अंदर उसी सिस्टम में आर की वैल्यू में ही। अगर आर की वैल्यू को बेटा सीजीएस सिस्टम में फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? सीजीएस मतलब जहाँ बेटा लेंथ को सेंटीमीटर में लिया जाता है, मास को ग्राम में लिया जाता है और टाइम को बेटा सेकंड में लिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ भी वही 1 मानने हैं। प्रेशर लेना बेटा यहाँ 76 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे बेटा प्रेशर को और वेरीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 13.6 से। ये मरकरी की डेंसिटी होती है। एक्चुअल में क्या है 76 सेंटीमीटर और वैसे जी लिखते हैं तो मरकरी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। और आपने बेटा जी की वैल्यू सुनी होगी कभी 9.81, तो उसको मैंने सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट किया तो पॉइंट हट गया 981 आ गया। प्रेशर ही ले लिया बेटा। वॉल्यूम ले लो यहाँ 22.4 लीटर को बेटा मिलीलीटर में बदला तो 22,400 ml आ गया। और टेम्परेचर लेंगे बेटा यहाँ 273 केल्विन। ये फॉर्मूला ना अपना PV इक्वल टू nRT। अपने को R चाहिए बेटा यहाँ से, तो R क्या आएगा PV अपॉन में N इंटू T। P की वैल्यू रखो बेटा कितना लिया है 76 सेंटीमीटर 13.6 981। वॉल्यूम बेटा 22,400 ml। नंबर ऑफ मोल्स कितने लेके चल रहे हैं 1। टेम्परेचर है बच्चों 273। इसको आप सोल्व करेंगे तो R की वैल्यू आएगी बेटा 8.314 इंटू 10⁻⁷। वर्क डन की यूनिट होती है बेटा अर्ग, पर डिग्री या पर केल्विन बेटा पर मोल था ना R। वर्क डन पर डिग्री पर मोल, तो वर्क डन की सीजीएस यूनिट अर्ग। केल्विन लिख दो या बेटा क्या लिख दो, नीचे टेम्परेचर है तो पर डिग्री लिख दो, मोल लिख दो। अगर एसआई में कन्वर्ट करना है इसी को बड़ा सिंपल है बेटा, बस एसआई सिस्टम वाले एनर्जी को बच्चों जूल में लेते हैं। किस में लेते हैं? जूल में लेते हैं। तो क्या करना है, बस इस अर्ग को जूल में बदलना है। तो 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग है ना, तो इसको 10⁻⁷ से डिवाइड कर देंगे, जूल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अर्ग को जूल में चेंज करना है तो बेटा उसको 10⁻⁷ से डिवाइड करते हैं कभी भी। तो ये चेंज हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई बच्चों 8.314 जूल पर डिग्री बोल दो या बेटा पर केल्विन बोल दो पर मोल। तो ऐसी आर की ये क्वेश्चन है बच्चों। क्या आइडियल गैस पे 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स को लिया, ऑक्सीजन गैस के कितने अमाउंट लिया बेटा 10 ग्राम। उसको एक इवैक्यूएटेड वेसल, इवैक्यूएटेड है जो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई भी पहले से गैस नहीं, उसके अंदर उसको डाल दिया। और उस वेसल की कैपेसिटी कितनी बेटा 5 लीटर, यानी जो वॉल्यूम है ना कितना है वो 5 लीटर। समझ आया? गैस कितने लिए बेटा 10 ग्राम और कितने वॉल्यूम में डाला बेटा 5 लीटर में। और कितना टेम्परेचर लिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है बेटा उस गैस का, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर बताना है, कौन सी वैल्यू में, एटमोसफियर में बताना है। क्या होगा? तो पहले जो बातें बेटा किसी भी क्वेश्चन में गिवन होती है, फिजिक्स में करते होंगे, पहले उनको लिखना है, फिर आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा बेटा आपने कैलकुलेट क्या करना है। तो क्या क्या गिवन है आपको, पहले गैस का अमाउंट गिवन है, लिख लेंगे बेटा गिवन मास या गिवन अमाउंट ऑफ गैस O2 कितना बेटा 10 ग्राम। कितना वॉल्यूम 5 लीटर। कितना टेम्परेचर है बेटा, देखिए अगर ये वॉल्यूम लीटर में तो बेटा टेम्परेचर किस में लेना, हमेशा केल्विन में। किस में लेना है? अगर ये ml में होता तो चल जाता सेल्सियस, तो केल्विन में लेने के लिए क्या ऐड कर देंगे बेटा इसमें 273, तो मेरे ख्याल से क्या आ जाएगा ये 300 केल्विन आ जाएगा। आपने गैस का बेटा क्या बताना है, प्रेशर बताना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन आप लगाएंगे बेटा तो क्या लगेगा PV इक्वल टू nRT। P फाइंड करना है बच्चों तो क्या आएगा N/V R इंटू T। अब बेटा N क्या है, कई दिन पहले पढ़ाया था, नंबर ऑफ मोल्स हैं। क्या गैस के नंबर ऑफ, तो इसमें तो नहीं है कई नंबर ऑफ मोल्स,
फिर भी इनको फाइंड करना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करेंगे? देखें आप, गिवन मास कितना है गैस का? 10 है। कभी सुना होगा बेटा आप सबने मोल निकालना मास से, गिवन मास है 10, अपॉन में किससे डिवाइड करते हैं बेटा मोल निकालने के लिए? मॉलिक्यूलर मास। ओ का मास 16, दूसरे का ओ का मास 16, मॉलिक्यूलर मास आ गया बेटा इसका 32। नंबर ऑफ मोल आगे। आर नहीं पता ना, आर की वैल्यू क्या लेना है जब एटमॉस्फेयर की बात आए तो 0.0821 लिखवाया था बेटा कल परसों, लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री या पर केल्विन पर मोल। ठीक है, प्रेशर जब एटमॉस्फेयर में कहेगा तो आर की वैल्यू लेनी है, तो रखते बेटा सबको। एन कितना आया देखिए उधर 10/32। आर की वैल्यू बताई बेटा मैंने 0.0821 कल लिखा ही था। और बच्चों टेम्परेचर क्या है हमने बदल लिया बेटा, इरा 300 केल्विन। वॉल्यूम कितना गिवन है बेटा लीटर में? 5 लीटर। इन सबको आपस में डिवाइड कर लेंगे, काटापिटी हो जाएगा। आर भी एटमॉस्फेयर में, लीटर एटमॉस्फेयर है, तो इसलिए बेटा जो प्रेशर आएगा ऊपर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या उसकी वैल्यू को एटमॉस्फेयर में फाइंड कर लेंगे। मैंने बच्चों पहले कहा था ना एक दिन की गैसियस लॉ और पढ़ेंगे 2, उससे पहले 2 टॉपिक बीच में आएंगे। तो एक बेटा आइडियल गैस इक्वेशन आ गई और एक चीज़ और हमने बीच में ऐसा इसको समझने के लिए पढ़ लिया था। अब बेटा अपने लॉ पे आते हैं, जो लॉ बचे हुए हैं दोनों को देखते हैं। तो बेटा पहला इसमें लॉ जो बचे हुए लॉ है उसमें से बेटा डाल्टन साइंटिस्ट का नाम है लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये लॉ, इसलिए इंपॉर्टेंट है आगे कई जगह केमिस्ट्री में काम आएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब बेटा पार्शियल का मतलब क्या होता है? हाफ, आधा। तो यहाँ क्या मतलब बच्चों, सिंगल गैस मॉलिक्यूल का, गैस के एक मॉलिक्यूल का जो प्रेशर लगेगा, एक गैस का जो प्रेशर लगेगा उसको बोलते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन ने क्या बोला कि आपने एक कंटेनर लिया, कोई बर्तन लिया, उसमें नॉन रिएक्टिंग गैसेज का मिक्सचर भर दिया आपने, ऐसी गैसें ले ली जो रिएक्ट नहीं कर रही हैं। तो बेटा उस नॉन रिएक्टिंग गैसेज के मिक्सचर का टोटल प्रेशर, पूरे मिक्सचर का बच्चों क्या टोटल प्रेशर इक्वल होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। जितनी गैसें होंगी सबके प्रेशर को अगर जोड़ देंगे, उनका सम कर देंगे, तो पूरे मिक्सचर का क्या आ जाएगा बेटा प्रेशर आ जाएगा। हर एक गैस के प्रेशर का नाम क्या बोलते हैं बेटा? उसको पार्शियल प्रेशर, इसलिए बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो लिखते बेटा डेफिनेशन, इन अ मिक्सचर में नॉन रिएक्टिंग गैसेज टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर का टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। समझने के लिए बेटा एग्जांपल ले लिया, लेट अपने पास बेटा मिक्सचर में कितनी गैसेज हैं? 5 हैं। तो इनका पी टोटल क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2, ऐसे सम करते करते पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 5। स्मॉल पी से लिख लो चाहे इनको ऐसे। अब देखते हैं बेटा इस लॉ को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ए ड्राई गैस। एक ड्राई गैस का प्रेशर क्या करना है? फाइंड करना है। तो आप सोचेंगे सर ये ड्राई गैस कहाँ से आ गई, वो बताऊंगा कहाँ से आ गई, और इस लॉ का यूज़ करते हुए बेटा उसका प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों टू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ ए ड्राई गैस। तो इसको एक बार छोटा सा डायग्राम बना करके इस बात को एक बार समझते हैं।
देखिए बेटा क्या है इस जो बात मैंने बोली बेटा, पहले वो बात समझ में आनी चाहिए ना, डाल्टन ला तो बाद में लगेगा। मैंने एक वेसल लिया, उसमें वाटर को भर दिया, और बेटा ऐसा कोई बीकर जैसी चीज़ इस पर उल्टा करके रख दिया मैंने। तो गैस की वाटर की नेचुरल बात है बेटा, ग्लास रखते हैं वो पानी के कटोरे में भर के, तो पानी ऊपर जाएगा ना ग्लास में, तो वाटर बेटा ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऊपर चला गया वाटर। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे गैस बेटा पास की गैस को कलेक्ट किया, तो गैस बेटा क्या होगी, वाटर के साथ जुड़ेगी, तो यहाँ वाटर के साथ ये गैस आएगी तो जुड़ेगी ना बेटा, तो क्या बोलेंगे, गैस मॉइस्ट हो गई, मॉइस्चर आ गया, उसके साथ वाटर जुड़ गया। ठीक है, वाटर था बेटा, गैस आई, गैस वाटर जुड़े, ये ऊपर क्या बेटा, तो बोलेंगे मॉइस्ट गैस हो गई, मॉइस्चर आ गया, उसमें वाटर जुड़ गया। तो इस पर डाल्टन का लॉ लगाएंगे। अगर आप बेटा निकालना हो आपको प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, तो कैसे आएगा वो, ऐसा लिख देंगे, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, जब गैस सूखी थी, अकेली थी, उसका प्रेशर, प्लस में बेटा जो वाटर के वेपर है उनका प्रेशर, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर के जो वेपर्स होंगे बेटा गैस की फॉर्म में, उनका प्रेशर, जिसको बेटा केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं हम एक्वस टेंशन। एक्वस मतलब वाटर, टेंशन मतलब बेटा उनका जो लगने वाला प्रेशर। ऐसे आएगा ना भाई, डाल्टन ने क्या बोला, टोटल प्रेशर किसका, मॉइस्ट गैस का, उसमें जो गैस ड्राई फॉर्म में आ रही है वो बेटा जो वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल के जो वाटर के वेपर्स हैं, भाप बन के उसका प्रेशर, उसी को बोला बेटा वेपर मतलब वाटर, कोई भी लिक्विड जब गैस की स्टेट में चला जाए, जैसे पानी का क्या गैस स्टेट, भाप बनता है, तो उसको बोला बेटा प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, इसको एक्वस टेंशन भी बोला है। ये लगा दिया बेटा डाल्टन ला। ठीक है, आपको क्या चाहिए, हेडिंग में लिखा ना प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस फाइंड कर देंगे, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। इधर ला करके बेटा इसका क्या करा दो, सब्सट्रैक्शन करा दो, तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस में से अगर हम सब्सट्रैक्शन करा देंगे बेटा वाटर वेपर्स का प्रेशर, जिसको हमने बोला है एक्वस टेंशन, तो उससे बच्चों क्या आ जाएगा आपका प्रेशर ऑफ क्या, ड्राई गैस। तो ऐसा करके बेटा ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की फर्स्ट एप्लीकेशन है। अब देखते हैं बच्चों सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, एक गैस के प्रेशर का उसके मोल फ्रैक्शन से रिलेशन बताना। अब नई चीज़ है बेटा, आपने कभी सुना भी होगा शायद, मोल फ्रैक्शन। मान लिया बेटा गैस के 5 गैस अलग अलग है, ए बी सी डी ई, सबके अपने अपने मोल है। ठीक है, सबके अपने अपने मोल है बेटा, और पांचों को मिला करके जो मिक्सचर बना उसका एक टोटल मोल है। तो बेटा मिक्सचर के टोटल मोल में से एक गैस का जितना भी मोल होगा, मान लो बेटा टोटल मोल है 50, ए गैस के मोल है ए के में मोल है सिर्फ 2, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा बेटा 2/50। टोटल मोल 50 में से किसी भी एक गैस के जितने मोल्स होंगे बेटा क्या बोला जाता है उसका मोल फ्रैक्शन, यानी 2/50। गैस मिक्सचर के टोटल मोल में से एक गैस मॉलिक्यूल के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे क्या बोलेंगे बेटा उसको मोल फ्रैक्शन। तो यही मोल फ्रैक्शन और उस गैस के बेटा पार्शियल प्रेशर में क्या रिलेशन है वो भी इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो लिखते हैं सेकंड एप्लीकेशन, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन X एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, उस गैस का मोल फ्रैक्शन और उसका पार्शियल प्रेशर का रिलेशन। देखते हैं बेटा कैसे फाइंड करेंगे। मान लिया बेटा आपके पास गैस के मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, ऐसा मान लिया। तो बेटा ए का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आइडियल गैस इक्वेशन वाले क्या कहते हैं बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी है ना, बाय में किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, वॉल्यूम से। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ए के मोल लिख लेंगे यहाँ। बी का निकालना बेटा प्रेशर तो क्या आएगा फॉर्मूला, बी के मोल आरटी बाई वॉल्यूम। सी का निकालना बेटा सी के मोल आरटी बाई में वॉल्यूम। डी का निकालना बेटा डी के मोल आरटी बाई में वॉल्यूम। अलग अलग सबका प्रेशर पता लग गया, पार्शियल प्रेशर पता लग गया बेटा। डाल्टन का लॉ लगा देंगे तो इस मिक्सचर का बेटा पी टोटल क्या आएगा, सबकी वैल्यू रख देंगे,
ए का पार्शियल प्रेशर, फिर बच्चों बी का, और फिर बेटा ऐसे ही सी का, और ऐसे बेटा किसका, डी का रख दिया। ए के लिए क्या है वैल्यू, एन ए आर टी बाई वी, बी के लिए क्या है बेटा, एन बी आर टी बाई वी, सी के लिए क्या है, एन सी आर टी बाई वी, डी के लिए क्या है बेटा, एन डी आर टी बाई वी। ठीक, समझ आ रहा ना यहाँ तक। इसमें से बेटा क्या कॉमन आ जाएगा, आर टी बाई वी कॉमन आ जाएगा, आर टी बाई में वी क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया। बचे क्या, ए के मोल, बी के मोल, सी के मोल, और बेटा क्या आगे, डी के मोल। तो ऐसे हमने डाल्टन लॉ लगा के बेटा 4 गैस मॉलिक्यूल का टोटल प्रेशर निकाल लिया। अब बेटा मैं मोल फ्रैक्शन की बात करता हूँ, आप सोचे ध्यान से। मान लिया बेटा ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या रख देंगे बेटा, ए के खुद के मोल कितने हैं, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है बेटा, अपॉन में सब के मोल, टोटल मोल कर देंगे ऐसे, ए के मोल, बी के मोल, सी के मोल, और बेटा डी के मोल, ऐसे रख देंगे। टोटल में से कितने मोल है वो मोल फ्रैक्शन है। आप इसको बेटा प्रेशर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। प्रेशर फ्रैक्शन कैसे, ए का प्रेशर बेटा टोटल में से कितना है, ए का प्रेशर सबके टोटल प्रेशर में से बेटा कितना है, मैंने ये पुट कर दिया बस। जैसे ए के मोल टोटल में से कितने बेटा, तो ए का प्रेशर टोटल में से कितना है बोल सकते हैं इसे, इसके बराबर। तो बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ए इक्वल टू, ये बोल सकते हैं पी ए अपॉन में, मैं इतना बड़ा लिखने की बजाय बेटा क्या लिख दिया मैंने, पी टोटल लिख दिया। तो ए का बेटा जो पार्शियल प्रेशर है, ये रहा ऊपर बोला ना, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर, वो किसके इक्वल होगा बेटा, ए का मोल फ्रैक्शन इंटू में पी टोटल। बी का निकालना हो तो बेटा क्या रख देंगे, सेम ऐसे ही, बी का निकालना हो तो बी का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू में बच्चों क्या, पी टोटल। ये रिलेशन होता है किसी भी गैस का बेटा, किसी भी गैस मोलिक्यूल का क्या बोलेंगे बेटा, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई पी टोटल। मैं दोबारा बता देता हूँ सारी बात। मैंने क्या किया बेटा, 4 गैस के मॉलिक्यूल माने हैं, डाल्टन का लॉ लगाएंगे बेटा तो चारों के प्रेशर का सम होगा, ऐसा। मैंने ये हर एक का प्रेशर अलग अलग निकाल लिया आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हुए, इनकी वैल्यू को रख दिया बेटा, यहाँ से आर टी बाई वी कॉमन आ गया, डाल्टन का लॉ पूरा हो गया। फिर मैं आया मोल फ्रैक्शन पे, मैंने मान लिया बेटा, कहता हूँ कि मैं ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ए के मोल को बेटा टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। ऐसे बोल सकते हैं ना बेटा, प्रेशर फ्रैक्शन कैसे आ सकता है, ए का प्रेशर बाय में टोटल फ्रैक्शन। तो इस मोल फ्रैक्शन और प्रेशर फ्रैक्शन को मैंने बराबर रख दिया बेटा। तो एक्स ए की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का प्रेशर बाय में टोटल। बी का निकालना हो तो बेटा ऐसे पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से बेटा पार्शियल प्रेशर ए का क्या आएगा, ए का मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। बी का क्या आएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। ऐसा ही सेकंड एप्लीकेशन है, और यहाँ से आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कंप्लीट होता है। तो बच्चों नेक्स्ट लॉ है जो पढ़ेंगे अब, ग्राम्स, साइंटिस्ट का नाम है बेटा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो बेटा वैसे तो डिफ्यूजन आपने पढ़ा ही होगा साइंस में, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगरबत्ती जलाया बेटा, उसकी खुशबू जहाँ जलाया उससे चारों तरफ फैल जाएगी, हाई से लो। डीओ परफ्यूम जहाँ यूज़ किया उससे चारों तरफ फैल जाएगी, दैट इज डिफ्यूजन। तो गैस मॉलिक्यूल्स का बेटा क्या, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कहाँ से कहाँ, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा उसको, डिफ्यूजन। तो बच्चों ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को स्टार्ट करने से पहले आपने डिफ्यूजन पढ़ लिया था, पहले से भी जानते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
अभी नया वर्ड लिखा मैंने इफ्यूजन, है बेटा वही, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने किसी साइकिल स्कूटर गाड़ी के ट्यूब के अंदर पंक्चर कर दिया, तो वहाँ से बेटा हवा एक छोटे से होल के थ्रू बाहर आएगी, वहाँ से उसका डिफ्यूजन हो रहा है उस होल से ही। शरारत करते हुए सिलेंडर के वाल्व को खोल दिया, खोलना नहीं है, समझना है। तो जो गैस है वो सिर्फ वाल्व के थ्रू ही बाहर आएगी, एक स्मॉल होल के थ्रू ही बाहर आएगी, एक स्मॉल होल के थ्रू ही डिफ्यूजन होगा। उस डिफ्यूजन को क्या बोल देंगे? इफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन ऑफ गैस ओनली थ्रू ए स्मॉल होल। जब गैस का डिफ्यूजन मोमेंट सिर्फ एक स्मॉल होल के थ्रू हो तो उसको नाम क्या हो जाएगा? इफ्यूजन हो जाएगा। लिखते हैं इसको भी, मूवमेंट या डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हाई से लो ही होगा यहाँ भी, ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस only through small hole is called diffusion। अब एक वर्ड बार बार इसमें हो रहेगा बच्चों ग्राम्स लॉ में, रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट मतलब स्पीड, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज या इफ्यूज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के हिसाब से जितना गैस के वॉल्यूम का डिफ्यूजन हो जाए या इफ्यूजन हो जाए, उस बात को क्या बोलते हैं बच्चों हम? रेट ऑफ डिफ्यूजन। इफ्यूजन लिखना हो तो रेट ऑफ इफ्यूजन हो जाएगा। तो लिखते हैं बच्चों, क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन? वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, जितने गैस के वॉल्यूम का डिफ्यूजन होता है पर यूनिट टाइम के हिसाब से, उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। और अगर इफ्यूजन पढ़ना हो तो यहाँ इफ्यूजन आ जाएगा बस। अब हम डिस्कस कर लेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। इसको करते हैं डिफ्यूजन को डिस्कस। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, किसी भी गैस के डिफ्यूजन का रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। किसी भी गैस के डिफ्यूजन का रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा 1/, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। कहने का मतलब अगर गैस हल्की है, डेंसिटी कम है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। अगर गैस भारी है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, ये बोला गया। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली proportional to square root of its density। यानी ऐसे बोल देंगे बच्चों, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ऐसे ऐसे, डी फॉर डेंसिटी, ये स्क्वायर रूट है। अगर बच्चों इसको मास से रिलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं आप, वो भी बता देता हूँ। तो आपने पढ़ा है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी की जगह पुट कर देंगे वैल्यू, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, इन दोनों का क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन मास के टर्म में क्या हो जाएगा? यहाँ से मास के टर्म में बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। ऐसे ऐसे भी हम इसको
मास के टर्म में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। ये जो लिखा है मास के टर्म में और डेंसिटी के टर्म में, ये मास के टर्म में और डेंसिटी के टर्म में रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। एट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर among nitrogen and CO2, which one has high rate of diffusion? टेम्परेचर सेम है नाइट्रोजन के लिए भी बच्चों और CO2 के लिए भी सेम है। फिर आपने बताना है कि किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो आप सोचोगे कोई कैलकुलेशन करने कोई लंबी चौड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने दो बातें पढ़ी हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और मास की टर्म में इसको बदल दिया हमने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। डेंसिटी है नहीं बच्चों क्वेश्चन में, मास है उसका यूज कर लेंगे। तो मास निकालते हैं अलग अलग। नाइट्रोजन का मास आ जाएगा बच्चों, एक एटम का 14 होता है, दो है तो 28। CO2 का आ जाएगा बच्चों, कार्बन एटम का मास 12, दो बार ऑक्सीजन है, एक का 16, दोनों को ऐड कर देंगे 44। तो बच्चों फॉर्मूले से, मास वाले फॉर्मूले से रेट ऑफ डिफ्यूजन तो इतना ही समझ आता है ना कि जिसका मास कम होगा उसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन का मास 28 है, CO2 का मास 44 है, तो मास किसका कम है? नाइट्रोजन का मास कम है, इसलिए उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। ऐसे करना है। आई बात समझ? तो क्या बनेगा आंसर? नाइट्रोजन हैज हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। आंसर तो हो गया, रीजन भी लिख देते हैं इसका, किस वजह से? ड्यू टू क्या है इसका? मॉलिक्यूलर मास कम है, ड्यू टू लो मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम हो, जिसकी डेंसिटी कम हो, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा। अगली चीज़ बच्चों, एक चीज़ कंपेयर करते हैं। आपके पास मान लिया दो गैसें हैं, एक 1 ये 2 लिख दिया। पहले का रेट ऑफ डिफ्यूजन है R1, दूसरे का R2। अगर लिखेंगे ग्राम्स लॉ इस पे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस 1, यहाँ लिख देंगे बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस 2 का स्क्वायर रूट। कंपेयर करना हो दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन को तो डिवाइड हो जाएगा आपस में, R1 या R2 लिख देंगे। तो डिवाइड कर देंगे R1 बाई R2। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी कांस्टेंट सेम होगा, कट जाएगा। तो जब बच्चों डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? D2 ऊपर चला जाएगा और D1 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। डिवाइड करके देखो R1 बाई R2, डेंसिटी भी डिवाइड होंगी। और बच्चों मास की टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, सेकंड गैस का मास अपॉन में फर्स्ट गैस का मास। मास बेटा ये मॉलिक्यूलर मास गैस का। तो दो गैसेस के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना हो डेंसिटी और मास की टर्म में, ग्राम्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो ऐसे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। आई यहाँ तक की बात समझ? अब आगे बढ़ते बच्चों और देखते हैं कि ये जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है इसको हम कहाँ कहाँ या क्या क्या इसका यूज होता है, इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशंस फर्स्ट, आपके पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है तो बच्चों हर एक गैस का मास अलग होगा, मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी भी हर एक गैस की अलग होगी। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई करके आप उन गैसेज को सेपरेट कर सकते हैं। जिसका मास, जिसकी डेंसिटी कम होगी डिफ्यूज होकर पहले अलग हो जाएगी, जिसका मास ज़्यादा होगा वो पीछे रह जाएगी। तो मिक्सचर ऑफ गैसेज में से आप गैसेज को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन बच्चों, आपके पास आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप आपने सुना है, ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। तो अगर बच्चों मास डिफरेंट होंगे तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग होगा। कम मास वाला डिफ्यूज होकर अलग हो जाएगा, ज़्यादा मास वाला पीछे रह जाएगा। तो आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। ये दो बहुत बड़ी इसकी एप्लीकेशंस हैं, दोनों को लिखते हैं।
इन सेपरेशन ऑफ, क्या बोला मैंने, इन सेपरेशन ऑफ गैसेज इन अ एक गैसियस मिक्सचर के अंदर। सेकंड बच्चों, इन सेपरेशन ऑफ, किसको सेपरेट करने में, आइसोटोप्स को सेपरेट करने में। और बच्चों थर्ड एप्लीकेशन बोल सकते हैं, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस। एक अननोन गैस के बेटा मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी को हेल्प करने में कैलकुलेट करेगा। कैसे? बाय कंपेयरिंग इट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन। उस गैस का बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन दूसरी गैस से कंपेयर करके, जिसका मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी हम जानते हैं। लिखा ना आपने R1/R2 इक्वल टू क्या, D2/D1। तो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करें, एक गैस के डेंसिटी को जानते, दूसरे की फाइंड कर लेंगे। एक का मान लो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या दूसरे से 10 गुना है, तो एक का R1 मान लिया, दूसरे का 10R1 होगा। ठीक है, एक की डेंसिटी पता है बेटा, दूसरे का निकाल सकते हो, या एक का मास पता है, दूसरे का निकाल सकते हो। ये भी इसका एक यूज है, एप्लीकेशन है। तो सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द डेंसिटी, या बोल दे मास ऑफ एन अननोन गैस। कैसे? बाय कंपेयरिंग इट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन विद नॉन गैस। नॉन मतलब बेटा जिसका मास या डेंसिटी पता है। ये इसकी 3 एप्लीकेशन है। एक छोटी छोटी चीज़ें और बताता हूँ बच्चों। अगर दो गैसें बच्चों अलग अलग प्रेशर पे हैं तो उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम कैसे कंपेयर करेंगे? ऐसे R1/R2 फर्स्ट गैस का प्रेशर अपॉन में सेकंड गैस का प्रेशर, बाकी बेटा डेंसिटी है D2/D1। अगर दोनों गैसेज अलग अलग प्रेशर पे हैं तो उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को ऐसे कंपेयर करते हैं। इफ़ गैसेज आर एट डिफरेंट प्रेशर, दोनों का प्रेशर अलग अलग लग रहा है तो उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को ऐसे आपस में कंपेयर करते हैं। और अगर दोनों गैसेज बच्चों अलग अलग टेम्परेचर पे हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे कंपेयर करेंगे? R1/R2 T1D2 अपॉन में T2D1। If gases are at different temperature। तो बच्चों यहाँ तक ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपका कंप्लीट। अब अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेज भी उसको हम बोलते हैं। बोला मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यह बेटा दूसरा नाम माइक्रोस्कोपिक मॉडल, या तीसरा नाम डायनेमिक पार्टिकल मॉडल। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, माइक्रोस्कोपिक मॉडल या डायनेमिक पार्टिकल मॉडल, ऐसे बेटा इसके 3 नाम हैं। पॉइंट्स देखते हैं। ये कहता है कि कोई भी गैस का मॉलिक्यूल कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। जैसे CO2 है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बना होगा, और वो मॉलिक्यूल आपस में बेटा शेप, साइज और मास में सेम होंगे, यानी आइडेंटिकल होंगे वो शेप में, साइज में, मास में। स्मॉल मॉलिक्यूल का सबका मास सेम होगा आपस में, उनका शेप भी
सेम होगा और साइज भी क्या होगा उनका सेम होगा। लिखते हैं ए गैस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ small molecules which have same shape, size and mass। अगली बात, गैस के मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ, और ऐसा करते हुए बच्चों वापस में एक दूसरे के साथ कोलॉइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और वॉल ऑफ कंटेनर को भी कोलॉइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। लिखते हैं इसको, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन with different value of kinetic energy, and they colloid with each other, एक दूसरे के साथ, and also with वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर की दीवारों को भी। अगली बात बच्चों, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को कोलाइड किया, फिजिक्स वाली बात, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब वो मॉलिक्यूल अपने सारी काइनेटिक एनर्जी कोलाइड करते हुए दूसरे को दे देगा। इसलिए बोलते हैं एक मॉलिक्यूल जब दूसरे को कोलाइड करेगा तो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी उसको दे देगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं जो कोलिजन है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो कोलिजन बिटवीन molecules of gas is perfectly elastic, मतलब means when a molecule of gas, जब गैस का molecule कोलाइड विद अनदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, देन इट गिव्स इट्स काइनेटिक एनर्जी, उस मॉलिक्यूल को दे देगा टू दैट मॉलिक्यूल। और अगली बात बच्चों, जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, और जब वॉल ऑफ कंटेनर को स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पर यूनिट एरिया पे फोर्स लगाएंगे, उसको बोल देंगे गैस के मॉलिक्यूल ने वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर लगाया। जब गैस का मॉलिक्यूल बच्चों स्ट्राइक करेगा वॉल ऑफ कंटेनर को तो वहाँ क्या लगाएगा, वो प्रेशर लगाएगा। व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ गैस स्ट्राइक ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, देन क्या कर देगा, इट अप्लाई करेगा प्रेशर, उसका फोर्स पर यूनिट एरिया को उसको बोल देंगे प्रेशर। तो मैं एक बार ये चारों पॉइंट रिपीट करके फिर पांचवें पे आता हूँ। गैस का कोई भी मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का बना होगा। जो मॉलिक्यूल छोटे छोटे होंगे उनका शेप, साइज और मास सेम होगा। मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मूव करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, साथ में वॉल ऑफ कंटेनर को भी कोलाइड करेंगे। जो कोलिजन होगा गैस मॉलिक्यूल्स का परफेक्टली इलास्टिक होगा, मतलब जब एक मॉलिक्यूल दूसरे को कोलाइड करेगा तो अपनी सारी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जब गैस के मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर को स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे तो बेटा उस पर क्या अप्लाई करते हैं, वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं।
जो गैस के मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा गैस के मॉलिक्यूल को उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। टेम्परेचर कम होगा, हीट कम मिलेगी, कम भागेगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो बोलेंगे बच्चों एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको बेटा आगे 6th पॉइंट है बच्चों, ये आप जानते ही हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of gas is negligible। और 7वां पॉइंट, एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर। एक गैस का आपने एक गैसियस मिक्सचर लिया, बहुत सारी गैसें हैं, उसमें से आपने एक मॉलिक्यूल पकड़ लिया, तो सिंगल मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल उस गैस के मिक्सचर के वॉल्यूम के कंपेयर में बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, उसको बोलते हैं बेटा वो नेग्लिजिबल होगा। लिखते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू क्या, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर के वॉल्यूम के कंपेयर में क्या होता है बेटा वो नेग्लिजिबल, ना के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बेटा 7 पॉइंट है किसके, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के।